नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का प्रतिभा क्लासेस बीकानेर के अंदर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज हम अध्याय नंबर 5 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इसको हम 4-5 लेक्चर के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले। नंबर 1, धातुएं कहाँ से आती है। नंबर 2, हम ये जानेंगे खनिज क्या चीज़ है। नंबर 3, खनिज इतने विविध क्यों हैं। नंबर 4, खनिजों का वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। और नंबर 5, खनिजों की उपलब्धता यानी कि खनिज हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में धातु से बनी विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। एक छोटी सुई से लेकर बड़ा जहाज सभी खनिजों यानी कि धातुओं से बने हुए होते हैं। यानी कि हम अपने प्रतिदिन के अंदर, मान लो हम जिस टेबल के ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं वो किसी न किसी धातु की है। अगर हम किसी बेड के ऊपर बैठे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं धातु का प्रयोग हुआ है। अपने हाथ में जो मोबाइल कंप्यूटर है, इनमें जरूर किसी न किसी धातु का प्रयोग किया गया है। तो ये धातुएं कहाँ से आती हैं, ये जो धातुएं वे कहाँ से आती हैं। तो देखो, भूपर पट्टी यानी कि जो पृथ्वी की ऊपरी परत है उसे क्या कहते हैं, भूपर पट्टी। ठीक है, विभिन्न खनिज के योग से बनी है, यानी कि अलग अलग खनिजों के योग से बनी हुई है, चट्टानों से निर्मित है। इन खनिजों के उपयुक्त शोधन करके ये धातुएं निकाली जाती है। यानी कि जो अपनी पृथ्वी है उस भूमि के अंदर या जो चट्टानें बनी हुई है उनके अंदर अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और उन खनिजों का हम शोधन करके अच्छी प्रकार से और धातुएं निकालती हैं। ठीक है, तो ये खनिज क्या है, ये खनिज है क्या चीज़। देखो, भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसके एक निश्चित आंतरिक संरचना है। इसको आप ऐसा का ऐसा याद कर लो जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि इस लाइन के अंदर हम बिल्कुल तोड़ फोड़ मरोड़ कुछ नहीं करेंगे। यानी कि भूवैज्ञानिकों यानी कि भूवैज्ञानिक जो भूमि के वैज्ञानिक है, ठीक है, उनके अनुसार प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है। ये क्या है, एक तत्व है जिसकी एक आंतरिक निश्चित संरचना होती है। इन सभी के जो खनिज है उनकी अलग अलग संरचना होती है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, यानी कि जो प्रकृति है उसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। सबसे कठोर लें तो हीरा इस प्रकृति के अंदर विद्यमान है और सबसे नरम चूना धातु वो भी यहाँ विद्यमान है। ठीक है, तो देखो आगे है, खनिज इतने विविध क्यों है। यानी कि कोई खनिज कठोर है, कोई नरम है, ये इतने विविध अलग अलग प्रकार के क्यों है। देखो, इनका एक कारण है कि एक खनिज विशेष निश्चित तत्व का योग है। यानी कि एक खनिज है वो एक ही प्रकार के खनिजों के जो तत्व है उन सभी का योग है। उन तत्वों का निर्माण उस समय की भौतिक व रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। यानी कि जैसे मान लो लोह का छोटा सा टुकड़ा है और ये एक छोटा सा टुकड़ा है, ये अपने आप एक जगह मिलेंगे और मिलकर एक क्या बन जाएगी, चट्टान। और वहाँ से हम क्या ले लेंगे, जो खनिज है उसको बाहर संशोधन करके निकाल लेंगे। यानी कि उसके अंदर क्या होती है, ये किस कारण से मिलती है, आपने विज्ञान के अंदर पढ़ा होगा, भौतिक व रासायनिक क्रिया होती है, उनके दौरान ये एकत्रित हो जाती हैं और फिर हम उनको निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग, कठोर, चमक, घनत्व, विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों के वर्गीकरण कर देते हैं। यानी कि जो भूमि के वैज्ञानिक हैं वो किसके आधार पर इनको विभाजित करते हैं, वो इस जो इनका घनत्व है, रंग है, इन आधार पर विभाजन कर देती हैं। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि खनिजों का वर्गीकरण। ठीक है, यानी कि खनिज कितने प्रकार के हैं। खनिज मुख्य 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 के। नंबर 1, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। 3 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। धात्विक खनिज है वो कई प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक लौह खनिज, दूसरा एलो खनिज और तीसरा है मूल्यक खनिज। ठीक है, तो देखो लौह खनिज के अंदर कौन कौन से आते हैं। लौह खनिज के अंदर जिनमें लौह का अंश होता है। लौह खनिज कौन से होते हैं, जिनके अंदर लौह का अंश होता है। जैसे मान लो लौह अयस्क, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट आदि, ये क्या है, लौह धातु है। ठीक है, और अलौह धातु
एलो धातु, तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट आदि। ठीक है। और नंबर 3 है बहुमूल्य खनिज। बहुमूल्य खनिज कौन से है? चांदी, प्लेटिनम आदि। सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि ये किसके अंदर आएंगे? जो आपके बहुमूल्य खनिज है उनके अंदर आएंगे। ठीक है। अब नंबर 2 है अधात्विक खनिज। नंबर 2 कौन से? अधात्विक खनिज। अधात्विक, आप दो चीज को में फर्क करना तो जानते हो, धातु और अधातु। आप दो चीजों में फर्क करना जानते हो, एक है धातु और दूसरी अधातु। यानी कि जो कठोर होती है उसको तो हम धातु कह देते, जो मुलायम होती है उसको अधातु कह देते। इसके आधार पर धात्विक और अधात्विक दो प्रकार के हमने खनिज विभाजन कर लिए। ठीक है। तो अधातु के अंदर जो अभ्रक है, नमक, पोटास, सल्फर, चूनास्य, चूनासेम, चूनापत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर आदि किसके अंदर आएंगे? जो अधात्विक खनिज है इनके अंदर शामिल होंगे। अब हम नंबर 3 पर देखेंगे खनिज, ऊर्जा खनिज। कौन से खनिज है? ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज के अंदर वे सारे खनिज आएंगे जिनसे हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। वो कौन कौन से? कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया और प्राकृतिक गैस हो गया। इनसे हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। अब हम देखेंगे खनिजों की उपलब्धता, यानी कि ये खनिज है ये मिलते कहाँ पर है और कहाँ से आते हैं। देखो खनिज कहाँ पर पाए जाते हैं? सामान्य खनिज एस्को में पाए जाते हैं। सामान्य खनिज कहाँ पाए जाते हैं? एस्को के अंदर पाए जाते हैं। ये ऐसे क्या चीज़ है और ये कहाँ पाए जाते हैं? देखो ऐसे क्या है, खनिज में अन्य अव्यय तत्वों का मिश्रण या संचय क्या कहलाता है? ऐसे कहलाता है। यानी कि जो खनिज है, जैसे मान लो लोहा है, लोह के अंदर जो अलग भिन्न भिन्न प्रकार के जो अलग धातु मिश्रित है उनको हम क्या कहेंगे? ऐसा कहेंगे। ठीक है। आगे देखो, खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब एस्को में खनिज का संचयन प्राप्त मात्रा में हो। यानी कि खनन का मतलब जानते हो आप? खनन का मतलब क्या होता है? खनन का मतलब होता है खुदाई करना। क्या होता है? खुदाई करना। यानी कि जो धातु चट्टानों के अंदर या भूमि के अंदर उपस्थित है उसको खोदकर निकालना क्या कहलाता है? खनन कहलाता है। ठीक है। इसका महत्व तभी है एस्को में जो खनिज है उसकी मात्रा अधिक हो। जैसे मान लो हमने भाई एक कोई चट्टान है उसको खोदा। ठीक है। एक चट्टान को हमने खोदा। ठीक है। चट्टान को खोदने से हमें मात्र 10 किलो लोह प्राप्त हुआ। ठीक है। 10 किलो क्या प्राप्त हुआ? लोह प्राप्त हुआ। ठीक है। और बाकी 90% हमें क्या प्राप्त हो गया? अयस्क प्राप्त हो गया। तो अब हमारी मेहनत कितनी लगी और हमें प्राप्त मात्र 10% लोहा हुआ, तो उसका कोई महत्व नहीं रहा। इसलिए जो हम खनन करते हैं उसका महत्व तभी होता है जब उसके अंदर जो खनिज है वो पर्याप्त मात्रा में हो। ठीक है। खनन सुविधा इसके मूल्य को निर्धारित करती है। यानी कि जो खनन की एक सुविधा है वो भी इसको मूल्य को निर्धारित कर दिए। यानी कि जो हमने खुदाई की है उसके अंदर अपनी लागत कितनी हुई है। ठीक है। खनिज प्राय निम्न सेल समूह से प्राप्त होती है। खनिज हमें कहाँ से प्राप्त होती है? खनिज हमें सेल समूह या फिर हम ऐसे कहें चट्टानों से प्राप्त होती है। ठीक है। नंबर 1 है आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानें। इनसे हमें क्या प्राप्त होते हैं? खनिज प्राप्त होते हैं। आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, वृक्षों, विदुरों यानी कि दरारों में मिलता है। यानी कि जो आग्नेय तथा कायांतरित चट्टान है उसके अंदर हमें खनिज कहाँ पर मिलता है? उनके अंदर जो दरारें होती है या फिर जोड़े होती है और या फिर उनके अंदर छेद पड़ जाती है, या फिर जैसे मान लो ये कोई एक पहाड़ है। ठीक है। इसके अंदर कुछ खनिज है और प्रकृति के ज़्यादा गर्म होने की वजह से क्या होता है? विस्फोट होता है। विस्फोट होने के बाद क्या होता है कि ये खनिज बाहर आ जाते हैं। ठीक है। और बाहर आकर यहाँ पर एक जगह जम जाते हैं तरल अवस्था में। तब हम इनको निकाल कर और इसका संशोधन करके खनिज के रूप में काम ले लेते हैं। ठीक है। छोटे जमाव सिराओं के रूप में, वृहद जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। यानी कि जो छोटे जमाव है वो तो सिराओं के रूप में यानी कि छोटे टुकड़ों के रूप में, और वृहद जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। निर्माण
तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। यानी कि निर्माण जो तरल अवस्था और गैसीय अवस्था की वजह से क्या है, दरारों के सहारे, जिस उसके अंदर जो पहाड़ है इसके अंदर दरार पड़ जाती है और इसके सहारे भूपृष्ठ है, भूमि के द्वारा ऊपर की ओर धकेले जाते हैं। ठीक है, ऊपर आते हुए ये ठंडे होकर जम जाते हैं। अब ऊपर आकर ये क्या हो गए, ठंडे होकर जम गए। ठीक है, और हम उसका संशोधन करके फिर निकाल लेते हैं। तो ऐसे कौन कौन से संसाधन है, ऐसे कौन कौन से खनिज है? ऐसे खनिज है जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा आदि इसी प्रकार के खनिज है। ठीक है, जो हमें कहाँ से प्राप्त होती है, आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होती है। नंबर 2 है अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें क्या होती है? देखो, इन चट्टानों के अंदर खनिज किस प्रकार से होते हैं? अनेक खनिज शस्त्रों या परतों में पाए जाते हैं। यानी कि जो अवसादी चट्टान है उसके अंदर खनिज या तो एक जगह ऐसे जमे हुए होते हैं या फिर उनकी एक परत बनी हुई होती है। और इनके अंदर ये जो खनिज है इनका निर्माण कैसे होते हैं? क्षैतिज परतों में निक्षेपण, संचय व जमाव का परिणाम है। ठीक है, आपने विज्ञान के अंदर पढ़ा होगा निक्षेपण, संचय व जमाव क्या चीज हो। जमाव का मतलब कोई चीज एक जगह जम जाना, संचय यानी कि एकत्रित होना, निक्षेपण एक रासायनिक अभिक्रिया, उसके माध्यम से एक बड़ी पहाड़ बन जाता है और एक चट्टान का निर्माण हो जाता है। ठीक है, कोयले तथा कुछ अन्य प्रकार के लोह अयस्कों का निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक उष्मा व दबाव का परिणाम है। यानी कि कोयला हमें अवसादित चट्टानों से ही प्राप्त होता है, परंतु इसके अंदर क्या है, कोयला हमें इस प्रकार से जमा होकर नहीं मिलता। वो कोयला क्या होता है कि उसके अंदर लंबी अवधि यानी कि काफी समय तक उष्मा यानी कि जो गर्मी लगती है और उसके बाद वो दबाव के परिणाम एकत्रित होकर एक जगह मिल जाते हैं। और ये इसके बारे में तो आप जानते होंगे कि जो अपना कोयला है उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ, क्योंकि हम बचपन से क्या 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि कोयले का निर्माण किस प्रकार से हुआ। यानी कि जो अपने पृथ्वी थी वो लाखों टाइम पहले क्या हुआ, उसका जो पेड़ पौधे थे वो जमीन के अंदर धस गए और क्या हुआ, उष्मा की वजह से उनके अंदर वो कोयला का रूप ले लिया। फिर हम एक जगह खदान, रासायनिक अभिक्रिया की वजह से एक खदान बन गई और हम वहां से अब निकाल कर और काम में ले रहे हैं। ठीक है, दूसरी श्रेणी की खनिज जिप्सम, पोटास, नमक, सोडियम सम्मिलित है। इसका निर्माण किस प्रकार से होता है? विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होते हैं। यानी कि ये कुछ ऐसे भी संसाधन है जो, जैसे मान लो कि नमक है, ठीक है, ये कहाँ पर मिलता है? पानी के अंदर, परंतु जब ये पानी वाष्पित हो जाता है तब हमें क्या मिलता है? नमक मिलता है। ये सभी उदाहरण इस प्रकार के हैं। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे जो अपनी है चट्टानों का अपघटन। तीसरा प्रकार क्या है? चट्टानों का अपघटन। यानी कि चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती है। यानी कि जैसे एक चट्टान है या चट्टान है, बरसात से जो अवशिष्ट पदार्थ है वो तो चले गए पानी के अंदर, ठीक है, अपरदन के हो गया उनका वायु या फिर वर्षा की वजह से, ठीक है, अपरदन हो गया। अब पीछे क्या बचे? केवल अयस्क बच गए और जो अपने उसके अंदर खनिज है वो बच गए। इस प्रकार के जो चट्टान है उनके अंदर कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इस प्रकार के चट्टानों के अंदर बॉक्साइट नाम का खनिज मिलता है। ठीक है, अब नंबर 4 पर है जलोढ़ जमाव। अब क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये एक पहाड़ है, ठीक है, और यहाँ से ऐसे नदी बह रही है, ठीक है। अब क्या होता है कि जलोढ़ जमाव ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते। इन खनिजों में सोना, चांदी, टिन व प्लेटिनम प्रमुख है। यानी कि ये नदी बह रही है और ये जल के साथ ये फिर मान लो कोई जो खदान है सोना चांदी उसके में बहकर आ रही है और वो खनिज है यहाँ पर एक जगह बन गई और यहाँ पर ये रुक गए, आगे नहीं गए क्योंकि ये थोड़े भारी थे और ये पानी आगे चले गया, तो हमें यहाँ पर ये खनिज प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए हम क्या कहते हैं? जलोढ़ जमाव, यानी कि जल के साथ आकर जम गई। ठीक है, दूसरा नाम हम इसे कहते हैं प्लेसर निक्षेप। ठीक है, अब नंबर 5 है महासागरीय जल। यानी कि जो महासागर है उनसे भी हमें बहुत सारे खनिज प्राप्त होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे मान लो
नमक, मैग्नीशियम और ब्रोमाइन, ये सब हमें महासागरों से प्राप्त होती है। विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। महासागर है उनके अंदर तो बहुत बड़ी बड़ी मतलब जो संसाधन है पर्याप्त मात्रा में है, ठीक है। और यही वजह है कि देखो नमक है प्रत्येक घर में चाहिए, नमक प्रत्येक घर में चाहिए, तो इसकी लागत बहुत ज़्यादा है। तो कायदे से क्या होनी चाहिए कि इसकी जो भाव है वो ज़्यादा होना चाहिए, नहीं, परंतु क्यों नहीं कि ये नमक हमें पर्याप्त मात्रा में बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है हमारे पास, जितना चाहिए उतना हमें मिल जाता है, इसलिए इसके ज़्यादा भाव नहीं बढ़े, ठीक है। आगे देखो, आगे रेट होल खनन, ये खनन की विधि है, ठीक है। उत्तरी पूर्वी भारत में खनिज का स्वामित्व व्यक्तिगत व समुदायों को प्राप्त है, जिसे रेट होल खनन कहते हैं। अगर ऐसा आपसे प्रश्न पूछ ले कि भाई रेट होल खनन क्या है, तो आप सीधा सा जवाब देना कि जो अपना उत्तरी पूर्वी भारत है उसके अंदर क्या है, खनिज है, उन खनिजों के ऊपर जो व्यक्ति है या फिर समुदाय उन खुद का अधिकार है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रेट होल खनन कहते हैं, ठीक है। एक लास्ट में नोट दिया हुआ है, सदैव स्मरण रखें कि ऐसे में खनिज का साधारण उत्खनन की सुगमता और बाजारिकता निकटता की संचय की आर्थिक जीविका को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि जो खनिज है उसके अंदर जो उत्खनन करते हैं, हम खोदे उनको निकाले बाहर, उसके अंदर हमारी लागत कितनी हुई है, ठीक है, उस पर भी निर्भर करता है। दूसरी बाजार की निकटता, जैसे मान लो कि जो लोहा पाया जाता है वहीं पर उनकी फैक्ट्रियां लगा दी जाती है, क्योंकि अब जैसे मान लो हमने कोयले का प्रयोग कर लिया, उसके बाद वो तो राख बन गई, वो फिर क्या काम आई, कुछ भी काम नहीं आई, इसलिए जो बाजारी निकटता है वो उस पर निर्भर करती है। और दूसरी एक चीज़, जैसे मान लो कि अगर मान लो कि हमारे यहाँ पर कोयला है, तो ये अगर हम दूसरी जगह ले जाकर बेचेंगे तो उसकी कीमत हमें ज़्यादा देनी होगी, ठीक है। परंतु अगर यहीं पर काम लेते हैं तो उसकी कीमत उतनी नहीं होगी, क्योंकि भाड़ा किराया करके इसकी डबल कीमत ले ली जाती है, ठीक है। किसी संचय की आर्थिक जीविका को प्रभावित करती है, यानी कि वहाँ पर कितना खनिज पाया जाता है, ये इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या देख लिया, इस वीडियो के अंदर हमने धातुएं कहाँ से आती हैं और खनिज क्या है, खनिज इतने विविध विविध क्यों है, खनिजों का वर्गीकरण के बारे में देख लिया और खनिज की उपलब्धता के बारे में हमने देख लिया। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।